हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर संजय अग्रवाल। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 ऑफ द मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स पोर्शन ऑफ CUT PG 2022 एक्चुअल पेपर। जैसे आप सब जानते हैं, दो पार्ट्स होते हैं CUT के पेपर में, द कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट which is meant for admission to MCA courses of various universities. Okay, all good universities like DU, JNU, Jamia Millia Islamia, BHU, Central University Hyderabad, and other central universities. So it's a very very important examination which you should take very seriously. और seriously attempt करना है इस examinations को, and try to get a very good score in this so that you can get admission in a very good MCA. क्योंकि आपका एक अच्छा इंस्टीट्यूशन का ब्रांड आपको हेल्प करता है आपकी प्लेसमेंट के लिए, बट नॉट जस्ट द ब्रांड बट ऑल्सो द नॉलेज विच यू विल एक्वायर एंड द स्मार्टनेस विच यू विल बी हैविंग। तो वही सब हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट लेक्चर्स में मैंने वो सब चीज़ें डिस्क्राइब करी हैं जो क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए यदि आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनना है तो। ठीक है ना, वो बहुत ज़रूरी हैं क्वालिटीज़। ऐसा नहीं है कि हर कोई जो MCA कर लेता है वो बहुत ग्रो करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, MCA इज़ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ योर कैरियर। तो MCA इज़ जस्ट द फर्स्ट स्टेप, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन आफ्टर दैट सो दैट यू बिकम्स ए सक्सेसफुल कंप्यूटर प्रोफेशनल। So I did my PhD in software reliability so many years ago, and 30 साल तो मुझे SandMax चलाते हुए हो गया। And I have been doing consultancy in many countries and with many companies. I have been delivering lectures at various places, you know, not just in India but abroad also. So आप लोगों के लिए जो पार्ट 3 है, पार्ट 2 और पार्ट 1 में ऑलरेडी कर चुका हूँ 2022 का। आज पार्ट 3 करेंगे और फिर कोशिश करेंगे जैसे हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आपके लिए शॉर्टकट्स बनाए थे, या जिससे आप चॉइसेस देख के कैसे आंसर कर सकते हैं, कैसे स्मार्टली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को, हम कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट में भी हम करें वो। तो विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स कम्स फर्स्ट इन ए डिक्शनरी? वेरी इजी प्रॉब्लम्स डीलिंग विद अल्फाबेट्स, यू नो। बहुत आराम से आप देख सकते हैं कि कौन सा डिक्शनरी में फर्स्ट आएगा। आप यहीं से देखना शुरू कर दीजिए ना, आप खुद देखिए। RSTU कौन सा वर्ड पहले होता है? ये SH आपका सेम है, सब में सेम है। अब तीसरा वर्ड R है या U है? ऑब्वियसली R पहले आता है तो U वाला तो हटा दो। अब R इसमें भी है, R इसमें भी है। R के बाद U पहले आता है या O पहले आता है? तो ऑब्वियसली O पहले आता है। सो योर आंसर इज थर्ड चॉइस। सिंपल सीक्वेंस देखनी है आपने अल्फाबेट्स की जो एक डिक्शनरी में होती है, वही ABCD जैसे हम चलते हैं उसी तरीके से आपने ऑब्जर्व करना है, बट इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। और मैंने एक लेक्चर में अपने बताया था कि जितनी इजी प्रॉब्लम होती है उतनी आपके लिए मीनिंगफुल नहीं होती है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि ये तो हर कोई कर लेगा। एवरीबॉडी विल बी एबल टू डू सच एग्जाम्पल्स। तो खाली इन्हीं को करके खुश नहीं होना है, आपको जब खुश होना है जब आप उन प्रॉब्लम्स को कर पाएँ जो रिलेटिवली टफर है, जो सब लोगों के करना बस की नहीं है। वही अप्रोच आपने डेवलप करनी है। काफ़ी लेक्चर्स में मैंने ये चीज़ बताई है आप लोगों को। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, देखते हैं। कुछ स्टैंडर्ड का एग्जांपल है या एज इजी एज दिस है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द 4 वर्ड्स गिवन बिलो? अगेन सिमिलर टाइप ऑफ लॉजिक, आप देख सकते हैं बड़े आराम से कि क्या होना चाहिए सही। अब सबसे पहले ऑब्वियसली S तो सब में कॉमन है, P पहले आएगा, नो डाउट। तो सबसे पहले P वाले देखते हैं। ये भी P वाला है, ये भी P वाला है। अब O है, O है, R है, तो O पहले आता है ऑब्वियसली, SPO पहले आता है। OPQR तो वो वाला तो बाद में आ जाएगा। और O के बाद SPO हमारा हो गया, उसके बाद नेक्स्ट R है। तो इन दोनों में कंपैरिजन करना है मुझे कि फर्स्ट कौन आएगा, SPORT या SPORA। खाली इतने लेटर्स देख लीजिए आप, तो ऑब्वियसली ये आपका फर्स्ट आएगा। तो फर्स्ट आएगा मतलब ये चॉइस गई और ये चॉइस गई, ये दोनों चॉइसेस तो चली गई। अब इन दोनों चॉइसेस में यहीं से देख लीजिए आप, स्पोरेटिक दोनों में सेम है, स्पोर्ट दोनों में सेम है। आपको इन दोनों में देखना पहले कौन आएगा, SPR पहले आएगा या SQU आएगा? P पहले आता है, Q बाद में आता है। सो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द रॉन्ग आंसर। इट वॉज एज इजी एज दिस। ठीक है ना, तो जितना पोर्शन क्वेश्चन से चाहिए खाली उतना क्वेश्चन से यूज कीजिए, फिर चॉइसेस पे आ जाइए। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डीलिंग विद प्रॉब्लम्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वेयर टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इंडेफिनिट टाइम तो है नहीं ना, एक क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट है, और 1 मिनट भी क्यों, हमें कोशिश करनी है हम 10 से 15 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, जिससे जो टाइम हम यहाँ सेव कर पाएं वो हम मैथमेटिक्स के सेक्शन में लगा सकें। जबकि लॉजिक की भी वेटेज उतनी है क्वेश्चंस की जितनी मैथमेटिक्स की है, बट
यदि अब कंफर्टेबली हम कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली वी शुड ट्राई टू सेव टाइम. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल. व्हाट विल बी द नेक्स्ट पैटर्न इन दिस सीरीज? नॉन वर्बल रीजनिंग. बहुत बारी मैं बता चुका कि नॉन वर्बल रीजनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CUET. यू वॉन्ट फाइंड सच क्वेश्चंस इन निमसेट. ओके, निमसेट में नॉर्मली नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं होती, जबकि कंप्यूटर प्रोफेशनल्स या किसी भी तरह के प्रोफेशनल को यदि विजुअलाइजेशन स्किल्स डेवलप करनी है तो नॉन वर्बल रीजनिंग इज समथिंग विच इज नीडेड टू बी नोन. ठीक है ना, ये जरूर आपको आना चाहिए विजुअलाइजेशन डेवलप. और विजुअलाइजेशन तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को हर हालत में चाहिए. ओके, यदि वो चीज़ों को विजुअलाइज ही नहीं कर पाएंगे तो डेवलप क्या करेंगे? ठीक है, चलिए देखना शुरू करते हैं. ये दो फिगर्स हैं, ये दूसरी फिगर चाहिए. तो सबसे पहले हम देखते हैं किसको एलिमिनेट कर सकते हैं. यार ये दो ट्राइंगल से बनी है, ये भी दो ट्राइंगल से बनी है, तो यदि दो सेमी सर्कल से बनी है तो ये भी दो सेमी सर्कल से बनेगी. तो ये कॉम्बिनेशन तो दोनों को अलाउड ही नहीं है, नॉट एट ऑल पॉसिबल. इसमें और इसमें क्या फर्क है? यहां पे लाइन हॉरिजॉन्टल यूज हुई है, तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल जो इस तरह की लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल, और जो इस तरह की लाइन है वो वर्टिकल. दिस इज वर्टिकल. मैं इसलिए टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले स्टूडेंट्स ही ये सब लेक्चर्स देखते हैं. तो मैं ये भी चाहता हूं कि जो हिंदी में सीखना चाहते हैं वो इंग्लिश में भी सीखें, और जो इंग्लिश में सीखना चाहते हैं वो हिंदी में भी सीखें. तो इसलिए लैंग्वेज मिक्स है मेरी, इंग्लिश. लाइक आई यूज बोथ द लैंग्वेजेस. जितना मैं इंग्लिश यूज करता हूं उतना हिंदी, जितना हिंदी उतना इंग्लिश. और आप सब लोगों को, स्पेशली उन लोगों को जो बिल्कुल अवॉइड करते हैं इंग्लिश को सुनना या समझना, आई विल सजेस्ट यू कि आपको ग्लोबल एरिना में काम करना है, इंडिया से बाहर काम करना है, तो आपको हिंदी के साथ साथ या अपनी रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश को भी समझने की कोशिश करनी है. और मोर ओवर जो आपकी टीचिंग होनी है वो भी इंग्लिश में ही होनी है हायर स्टडीज में. ओके, सो उसमें भी कंफर्टेबल होने की कोशिश कीजिए. तो हम कहेंगे वर्टिकल लाइन तो है ही नहीं ना, ये भी गलत, ये सही है. तो ये तो चॉइसेस से एलिमिनेशन करा, नीचे दो तो सेंसलेस लग रही है मुझे, वो दोनों तो हो ही नहीं सकती. इस वाली में लाइन वर्टिकल है बट यहां तो लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल वाली भी नहीं हो सकती, फिगर मैच ही नहीं करेगी. बट एक्चुअल रीजन क्या है? ठीक है, क्या हुआ है कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स वर्टेक्स से मिल रहे थे ना, मतलब जैसे आप ऐसे मिल रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं आप, तो वो ऐसे हो गए हैं. इफ यू मीटिंग लाइक दिस, आप ऐसे हो गए, मतलब अब वर्टिकली इन्वर्ट हो गए कि ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया. ये ऊपर वर्टिकली इन्वर्ट, वर्टिकल मतलब ऊपर के पोर्शन में, ये ऊपर ये नीचे, तो ये डायग्राम बन गई. ये रिवर्स होके ऊपर चला गया, ये इन्वर्ट होके नीचे आ गया, डायग्राम बन गई. तो ये जब इन्वर्ट होके ऊपर जाएगा और ये इन्वर्ट होके नीचे आएगा, तो इसका मतलब सर्कुलर ऊपर आ जाएगा, सर्कुलर नीचे आ जाएगा, बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, विच इज नथिंग बट दिस. बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है. मैं बहुत ज्यादा बार बार ही बोलता हूं इसी बात को कि इस स्किल को डेवलप करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होना चाहिए किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का. वर्बल रीजनिंग इज गुड, कि पढ़ के आप समझ आते हैं, समझते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्बल रीजनिंग. और देख के आप लॉजिक लगाते हैं, दैट इज नॉन वर्बल रीजनिंग. ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. कंप्लीट दिस सीरीज बाय फिलिंग इन द मिसिंग नंबर्स. थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं जिससे लॉजिक आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ सके. आप लोग भी सोचिए इतनी देर. इंटू 2 + 1 इंटू 3 - 1 इंटू 4, 4 6 16 4 +1. सीक्वेंस समझ आ गई होगी आपको शायद. इंटू 5 - 1, 7 5 35 34. तो इट शुड बी 6 + 1 इंटू 6 + 1. अब देखिए डायरेक्टली, अब या तो कैलकुलेट कर लो या फिर कॉमन सेंस यूज कर लो. जब आपने 6 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 6 चौक 24, आखिर में 4 आया, और 4 में ये 1 ऐड करा तो आखिर में 5 आया. तो आपका वो आंसर है जिसमें आखिर में 5 है, और आखिर में 5 किस में है? इसमें. ये आंसर है. बट यदि चारों चॉइस के आखिर में 5 होता तो आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते, दैट वाज नॉट एन इशू. ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हर बार ही हमें यही यूज करना है, बट हमें एडवांटेज लेना है चॉइसेस की वीकनेस का. यदि एक ही चॉइस के आखिर में 5 आ रहा है और मुझे इमीडिएटली दिखाई दे रहा है, जब मैं 284 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, आखिरी यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करो खाली, 6 × 4 24, तो 24 का यूनिट डिजिट 4 हो गया, और ये +1 ऐड करना है, +1 यूनिट डिजिट 5 होगी. इट मींस मेरे आंसर की यूनिट डिजिट वुड बी 5. सो आंसर की यूनिट डिजिट वुड बी 5, एंड देयर इज जस्ट वन चॉइस इन विच द यूनिट डिजिट इज 5, सो आई मस्ट गो फॉर दैट आंसर ओनली. ठीक है, बट अदरवाइज आप पूरा भी कर सकते थे, दैट वाज नॉट एन इशू. ओके, दिस इज मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, अनदर गुड टॉपिक. सबसे बढ़िया फायदा होता है PYQs या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने में, और वही फायदा आपको मॉक्स में भी मिलता है जब हम मॉक्स आप लोगों को देते हैं.
एडवांटेज ये है कि एट द सेम टाइम आप पूरा सिलेबस में अपनी टेस्टिंग करते हैं और वो ही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल आपको होना है, क्योंकि एंट्रेंस में सारे क्वेश्चन आपको सेम टाइम पे आंसर करने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपको आता कितना है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप राइट टाइम पे कितना रिट्रीव कर पाते हैं, कितना आपको याद आ जाता है। आपको नॉलेज कितनी है वो मैटर नहीं करेगी, आप अपनी नॉलेज को कितना राइट टाइम पे इस्तेमाल कर पाएंगे वो मैटर करेगा। और वो जब आता है जब आपकी उन मॉक्स पे इनफ प्रैक्टिस, और मॉक भी वो जो स्पेशली उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए लिखे हुए हैं। काफी स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि सेम मॉक से निमसेट एंड सीयूटी की तैयारी करते हैं। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट, यू नो। सीयूटी में जबकि सिलेबस सेम है बेशक, एंड निमसेट और सीयूटी का दो अलग अलग एग्जाम्स, मतलब दोनों का टाइप अलग अलग, दोनों का पैटर्न अलग अलग, दोनों का स्टाइल अलग अलग। अब बहुत बड़ी रीजनिंग है, अब रीजनिंग में कौन सा पोर्शन निमसेट में आ रहा है, कौन सा सीयूटी में आ रहा है, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, यू नो। तो उसी हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए इफ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल। खाली ऐसे मत चलिएगा भेड़ चाल में कि सब जने जो कर रहे हैं वही आप कर रहे हैं, बट ट्राई टू डू इट स्मार्टली, ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट का। a प्लस बी मीन्स a इज द डॉटर ऑफ b, बट बाद में समझेंगे, हमें इसकी बात करनी है, नीचे का बाद में देखेंगे। विल जस्ट लुक एट दिस लेटर, देखते हैं कि क्या मतलब है। p क्रॉस q, मैं यहां लिखना शुरू कर देता हूं। p क्रॉस q, क्रॉस का मतलब है a सन ऑफ b, इट मीन्स p इज सन ऑफ q। तो यहां से मुझे ये तो पता चल गया कि p इज ए मेल, सन है ना मेल, तो डॉटर ऑफ एस तो वैसे गलत हो गया। मुझे यहीं से दिख गया कि स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। सो इजी यार, सो इजी। स्टेटमेंट 2 तो गलत हो ही गई, तो स्टेटमेंट 2 गलत है मेरी, तो मेरे को दिखाई दे रहा है ये गलत हो गई चॉइस, ये गलत हो गई चॉइस। और एक बार मैंने बताया था कि सपोज आप पूरा क्वेश्चन नहीं भी कर पाते हैं सॉल्व, सपोज, ऐसी कोई गारंटी नहीं आप हर क्वेश्चन कर पाएंगे, कितने भी आप तैयारी कर लें चाहें, बट सपोज आप 4 चॉइस में से 2 चॉइस एलिमिनेट कर पाते हैं, डेफिनेटली कि ये 2 तो हो ही नहीं सकती, और उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तब भी आप गेसिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आप सही बैठेंगे, क्योंकि उस केस में 50% चांसेस हैं कि आप सही होंगे। बट यदि आप बिना किसी के एलिमिनेशन के 4 चॉइस में से गैसिंग मारते हैं तो दैट इज वाइल्ड गैसिंग, खाली 25% चांसेस हैं कि आपकी चॉइस सही होगी, और स्टैटिस्टिकल रिसर्च ने शो करा है कि उस केस में हमेशा नुकसान होता है। बट दे ऑलवेज एडवाइस, the researchers always advise that if you are able to eliminate some of the choices, at least 2, if you are able to eliminate 2 choices out of 4, then you may go for guessing if you are not able to solve the problem completely. Okay? तो उनका कहना ये है रिसर्चर्स का कि यदि 4 में से आप 2 चॉइस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो बची हुई 2 चॉइस में से आप गैसिंग कर सकते हैं यदि आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये नहीं है कि फिर आप नेगेटिव मार्किंग के डर से छोड़ जाएंगे, बट हम तो कैसे सॉल्व कर ही लेंगे। हमने तो ये दिखाया कि एक छोटी सी चीज से हमें पता चल गया सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो अभी तक हमने आंसर लिया था p क्रॉस q का, अब हम ले रहे हैं q माइनस s। अब q माइनस s मीन्स व्हाट दिस माइनस इज, a इज द वाइफ ऑफ b, मीन्स q इज वाइफ ऑफ s, q इज वाइफ ऑफ s। तो इसका मतलब यहां से मुझे ये भी पता चल गया s इज मेल, ये तो मुझे दिखाई दे ही रहा है। अब यहां पे आप खुद देख लीजिए, यू सेल्फ रियलाइज p इज सन ऑफ q एंड q इज वाइफ ऑफ s। इसका मतलब p s का भी बेटा है, p q का बेटा है, मतलब q p की मदर है और q s की वाइफ है। इसका मतलब p s का बेटा है, इसका मतलब s p के फादर है। सो s इज फादर ऑफ p। तो ये स्टेटमेंट सही हो गई। सच एन इजी प्रॉब्लम। तो ऑब्वियसली बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, ये भी गलत हो गया। सो यू मस्ट गो फॉर दिस, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट दिस स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और बिल्कुल अप्रोच इसके साथ ही हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हमने इस पे लिखा है स्क्रिप्ट, वो आप ऑब्टेन कर सकते हैं हम लोगों से पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पे यदि आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो आपको इसका पीडीएफ फॉर्मेट भेज दिया जाएगा। उसका एडवांटेज क्या होता है कि यहाँ पे प्रिंटेड में सारे क्वेश्चंस होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। उन क्वेश्चन और सॉल्यूशंस को आप इस वीडियो के साथ सुनेंगे तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो भी नोट्स बनाना चाहें आप उनके ऊपर भी बना सकते हैं। आपको पता ही होगा पीडीएफ फाइल्स पे भी लिखा जा सकता है। ओके, यू कैन यूज टूल्स टू बी एबल टू डू दैट, अदरवाइज प्रिंट निकाल के कर सकते हैं। बट व्हाट आई एम सजेस्टिंग, प्लीज डू इट इन ए स्मार्ट मैनर। सो see you soon. Till then, learn smartly. All the best.